Okay, so welcome to the first class of Advanced Financial Management AFM CA Final. This is a live class. जो लोग join किए हैं, they can please message whether the audio and the video are fine. CA Final AFM first class live class है. जिन लोग भी join किए हैं, please message कर दीजिए whether the audio and the video are fine. अनुराग मित्तल, good morning. Tuishar Akhtar Saikia. Okay, Rajesh. So good morning, all of you. So CA Final AFM has always been considered to be the paper जिसमें लोग 100/100 लाने की ख्वाहिश रखते हैं. एंड ये ख्वाहिश आज तक पूरी भी हुई है मेरे मेमोरी के अनुसार 2 बार. There are 2 students who have secured 100/100. रिसेंटली 2 टर्म पहले एक स्टूडेंट ने लाया था और एक स्टूडेंट बहुत पहले लाया था. इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर. You are passing the CA final in one attempt. You are securing a rank will crucially depend upon CA final AFM. And the best part is that इस सब्जेक्ट में सबसे कमती एफर्ट लगता है. माने लास्ट में जब एग्जाम्स आएगा आपको टेंशन DT का होगा, IDT का होगा, आपको AFM का टेंशन सबसे कम होगा. आप उस पर सबसे कमती डेज दोगे और सबसे ज़्यादा फायदा होगा. ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आप लोग जो लोग ज्वाइन किए हैं, सुदीप, राजेश, श्याम सुंदर, आप लोग का एग्जामिनेशन कब ड्यू है? व्हेन आर योर एग्जाम्स ड्यू CA फाइनल का? आपका एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड कब है CA फाइनल का, सो दैट गेट एन आइडिया. श्याम सुंदर इज सेइंग दैट सर मैं आपको सूरत में मिला था. यस, आई रिमेंबर. जनवरी 2028, May 2027, May 2028, Jan 2027, Jan 2028. तो राजेश का Jan 2027 सबसे अर्लीस्ट है. अनुराग मित्तल का भी ठीक है, बहुत बढ़िया. सो अकॉर्डिंगली अपना टारगेट रहेगा टू कंप्लीट द बैच बाय November 2026. दैट इज द टारगेट. तो जिनका एग्जामिनेशन Jan 2027 में है उनको फ़ायदा क्या होगा कि इससे कुछ भूलने का स्कोप ही नहीं होगा. जो करेंगे डायरेक्टली एग्ज़ाम में याद रहेगा. जिनका एग्जामिनेशन 2028 में है, मई सितंबर, उनको वो टेंशन रहेगा कि कर तो लिए थे 2026 में, बाद में रिवाइज करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो अपना अपना प्लसेस एंड माइनसेस है. ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है. चलिए, मैं अभी 6:30 से बैठा था तो आई वॉज राइटिंग सर्टेन स्टफ जो मैं चाहता नहीं हूँ आप लोग कॉपी करें. मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ. एक ड्राइव लिंक है, उस पर सब कुछ शेयर होता है. एक ड्राइव लिंक है जिस पे सब कुछ शेयर होता है. तो जो मैं लिख रखा हूँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कॉपी मत कीजिएगा, वो भी उस ड्राइव लिंक पे शेयर हो जाएगा. ठीक है ना. तो मैंने लिखा था माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट, फिर भी जो है सो है. जस्ट 1 सेकेंड. दिस इज द एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न. आप फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं सर, पर ऐप में तो शुरू में लिखा हुआ था कि फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है. दैट्स फाइन. ओके, ये पेपर पैटर्न है. आपको पता ही होगा पार्ट A 30 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस केस स्टडी बेस्ड. तो इंस्टीट्यूट ने जितने ही बड़े बड़े क्वेश्चंस थे ना, उन सभी का MCQ बना दिया. सेम क्वेश्चंस का MCQ, फिर से मेहनत नहीं किया. तो यानी कि जो पास्ट में आया हुआ है उन्हीं क्वेश्चंस का इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना दिया केस स्टडी बेस्ड. और इसलिए स्टूडेंट को MCQ के हिसाब से पूरा प्रेपरेशन करना पड़ता है. ओके, 30 मार्क्स का MCQ आता है और 30 में से 30 आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. पार्ट B 70 मार्क्स का है, ये रिटन है. इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन और 14 मार्क्स ईच. तो जाहिर है 14 × 5 70 हुआ ना. 5 क्वेश्चन करने हैं अपने को. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, 14 नंबर का प्रैक्टिकल. और जो बाकी 5 क्वेश्चन है उस पर से 4 करने पड़ेंगे. बाकी 5 में से 4. और इन क्वेश्चंस में 4-4 नंबर का थियरी होगा. तो टोटल में 16 मार्क्स का थियरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा. हैव अ लुक. क्लियर है क्या? आप फोटो खींच सकते हैं पर लिखने का ट्राई मत कीजिएगा. ओके, यू कैन राइट डाउन AFM पेपर पैटर्न, बस दैट्स इट. ड्राइव AFM पेपर पैटर्न.
अकर्षित, जयेश, समय, जुबेर। इज द पेपर पैटर्न क्लियर? पार्ट ए मल्टीपल चॉइस है, ओएमआर शीट में मार्क करना पड़ता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है, तो तुक्का मारेंगे तो 25% चांस है राइट होने का, बट तुक्का मारेंगे क्यों, अपना आता होगा। सर उसमें थियरी भी आता है क्या? यस, प्रैक्टिकल भी आता है, थियरी भी आता है, पर बिलीव मी उसमें मार्क्स उठ जाते हैं। आजकल एएफएम पास करना बहुत इजी हो गया है, अगर पास की बात करें तो, पर पास कौन करना चाहते हैं? वी वांट टू सिक्योर एटलीस्ट 80 मार्क्स, ठीक है। और पार्ट बी जो है रिटन, उसमें 14 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 6 में से, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है जो कि पूरा प्रैक्टिकल हो गया। बाकी 4 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे उनमें 10 + 4, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, 4 नंबर का थियरी, तो टोटल 16 मार्क्स का थियरी करना पड़ेगा। और वो थियरी एप्लीकेटिव आता है, डायरेक्ट नहीं देता, आजकल थोड़ा सा घुमा के देते हैं। ओके, डायरेक्ट नहीं देते, थोड़ा सा घुमा के देते हैं। तो आई थिंक ये वाला स्लाइड मैं हटा सकता हूं, मैं अभी लिख रहा था सुबह। ओके, व्हेन आई सैट, ठीक है, ये आपसे ड्राइव में शेयर हो जाएगा, आपको कॉपी नहीं करना, आप फोटो खींचना चाहे तो भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एएफएम का सिलेबस। तो एएफएम का सिलेबस जो है उसमें प्रैक्टिकल है और थियरी है। मैंने उन चैप्टर्स का नाम लिखा है, एवरीथिंग दैट यू हियर इन फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी, बॉन्ड, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। इस तरह का नाम दिया हुआ नहीं है सीए इंस्टीट्यूट के मैट में, दीज नेम्स आर नॉट गिवन। तो सीए इंस्टीट्यूट के मैट में फॉरेक्स का 2 चैप्टर्स है और उसके अंदर डेरिवेटिव भी मिलाया हुआ है, तो हम लोग उस तरह से ग्रुपिंग नहीं करते हैं। ओके, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, आईआरआरएम, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी इंक्लूडिंग बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। सीए इंटर में कैपिटल बजटिंग था ना, यहाँ पे एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग है। ओके, सीए इंटर में कैप बज था, यहाँ पे एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, ठीक है, वो सब नहीं है। थियरी में देयर आर अदर चैप्टर्स लाइक फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस इस बार आया था, सिक्योरिटाइजेशन, बिजनेस वैल्यूएशन, स्टार्टअप फाइनेंस। क्योंकि जो बिजनेस वैल्यूएशन है वो ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है, उससे ज़्यादातर थियरी देने का चांस हो रहा है, प्रैक्टिकल दे रहा नहीं है। वंस अगेन, आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं, वैसे ड्राइव पे अपलोड होगा। किसी भी स्टूडेंट का अगर हैंड राइटिंग अच्छा है और वो रेगुलरली क्लास करेगा, ओके, किसी भी स्टूडेंट का हैंड राइटिंग अच्छा है और वो रेगुलरली क्लास करेगा, तो उससे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ अभी, अपने क्लास का नोट्स रोज शेयर कर दे, तो वो ड्राइव पे हम लोग डाल देंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लास करते हैं और उनको नोट्स लिखने का मन नहीं होता है। नो इश्यूज, सूट योर सेल्फ। तो आपका नोट्स हर दिन अपडेटेड रहेगा, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट शेयर करेंगे जिनका हैंड राइटिंग लेजिबल है, ठीक है। तो और जो रोज क्लास करने वाले हैं, रोज क्लास करने से क्या है, आपका सिलेबस एकदम सिस्टमैटिकली खत्म हो जाएगा। ये था एएफएम का सिलेबस। सही, ये तो आपने फास्ट बोल दिया, ऑब्वियसली सिलेबस चैप्टर्स के अंदर फास्ट कैसे नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट जो है इस एसएससीआई का रिसोर्सेस। तो एसएससीआई के रिसोर्सेज में पहली बात तो ये है कि टोटल में 3 वॉल्यूम्स दी गई है आपको किताब की, हार्ड कॉपी। किसके किसके पास बुक्स पहुंच गई है? किसके किसके पास बुक्स पहुंच गई है? देयर आर 3 वॉल्यूम्स गिवन। मैंने एकदम टू द पॉइंट रखा है, झमेला किया नहीं है ज़्यादा। 3 वॉल्यूम्स। द फर्स्ट वॉल्यूम इज वेरी वेरी फैट, द सेकेंड वॉल्यूम इज थिनर, थर्ड वॉल्यूम इज थिनेस्ट। ओके, 3 वॉल्यूम का मैट दिया गया है। बहुत जन को बुक्स मिल गए हैं और काफ़ी जन को बुक्स नहीं मिला है, डिपेंडिंग अपॉन कब कौन इनरोलमेंट किया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली बुक्स पहुंच रहा होगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रीवियस बैचेस ज्वाइन किया था और कन्वर्ट करवाया है इस बैच में, कोई स्टूडेंट है जो प्रीवियस बैच ज्वाइन किया था रिकॉर्डेड और कन्वर्ट करवाया है इस बैच में, तो उस स्टूडेंट को तो पुरानी बुक्स मिल गई थी, तो इन दैट केस नई बुक्स का सॉफ्ट कॉपी आपको दिया जाएगा।
पर अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आई थिंक नॉमिनल कॉस्ट पे आप वो हार्ड कॉपी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको दे दिया जाएगा और नॉमिनल कॉस्ट पे आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, ऐसा मैसेज आपको मिला होगा। अगर कोई कन्वर्टेड स्टूडेंट है जो पहले पुराना बैच कर रहा था अब नए बैच में कन्वर्ट किया है तो, ठीक है ना, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है तो सॉफ्ट कॉपी यू विल गेट। इफ यू वांट अ हार्ड कॉपी देयर इज अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, 600-700 कुछ बोला होगा, जिसके अंदर ये तीनों बुक्स आपको पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो सूट योरसेल्फ। बुक्स में सारे के सारे क्वेश्चंस आईसीएआई के हैं, आज तक के सारे क्वेश्चंस, आज तक के सारे क्वेश्चंस हैं, ओके। स्टडी मैट, पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, सारे के सारे पेपर्स जो है, सारे के सारे क्वेश्चंस आईसीएआई के हैं। मैंने बुक में फ्रॉम आवर डेस्क को अवॉइड किया है, ओके, यानी अपने तरफ से क्वेश्चंस नहीं डाले हैं मैंने बुक में। वाई? बिकॉज अगर मेरे को अपने तरफ से क्वेश्चन डालने पड़े तो मैं ड्राइव में डालूंगा और या फिर डिक्टेट करूंगा, ड्राइव में या डिक्टेट, जिससे कि आपको थिनर स्टफ मिले, टू द पॉइंट। आप जो भी कर रहे हैं आपको पता है ये आईसीएआई में कभी न कभी कहीं न कहीं पूछा हुआ है। हो सकता है 2001 के आरटीपी में, हो सकता है 2003 के पेपर में, हो सकता है 2013 के पेपर में, हो सकता है 2023 के पेपर में। तो छोड़ा कुछ नहीं आईसीएआई का, सब कुछ लिया है, ठीक है। तो नथिंग हैज बीन लेफ्ट, बिकॉज कोई चीज एक बार अगर कहीं पे डाला हुआ आईसीएआई का वो भी आ सकता है, ठीक है ना। सिंस लाइव क्लासेस में डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड कभी कभी हो सकता है कि आपका कनेक्शन छूट जाए, तो मैं स्टॉप नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल सब जन बोलेंगे कि ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है। किसी एक जन के बोलने से स्टॉप नहीं करते हैं। आप समझ जाइएगा कि सर स्टॉप नहीं कर रहे हैं बिकॉज बाकी लोग का सही चल रहा है, इसका मतलब लोकल इशू आपके एंड में है, ठीक है ना। तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लाइव क्लास का ये ड्रॉबैक होता है कि अगर 1000 स्टूडेंट कर रहे हैं तो 5-7 स्टूडेंट के लोकल एंड पे प्रॉब्लम आती है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द लाइव क्लास, ठीक है ना। ओके, तो एक तो आपको 3 वॉल्यूम्स दिए गए हैं बुक के, वो मैंने बताया। उसके अलावा जो ऐप है ना जिस पे आप क्लासेस कर रहे हैं, वो ऐप पे आपको 2 तरह के एक्सेस दिखेगा, दो कोर्सेज का एक्सेस। एक है कोर लेक्चर्स जो मेन लेक्चर्स है, एक ऑप्शनल सपोर्ट होमवर्क एक्सप्लेनेशन। ऑप्शनल सपोर्ट होमवर्क एक्सप्लेनेशन ये क्या हुआ? ये हुआ कि हम लोग होमवर्क में वैसे ही क्वेश्चंस देते हैं जैसा अपने क्लास में करते हैं। होमवर्क में हूबहू वैसा ही क्वेश्चन दिया जाता है विच आर डन इन द क्लास। तो होमवर्क क्वेश्चंस का आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बट उसके बावजूद अगर किसी को चाहिए तो हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सपोर्ट में डालेंगे, जिसको हम लोग आवर्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। इज इट ओके? जो मैं क्लास में कराऊंगा क्लास वर्क क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उसका सॉल्यूशन मौजूद रहेगा आपके पास। तो आपको होमवर्क सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखना चाहिए, बट कोई स्टूडेंट तब भी देखेगा और देखने का मन है तो इन दैट केस ऑप्शनल में जा सकता है। उसका आवर्स अपने टोटल डिलीवरी में काउंटेड नहीं है, ठीक है ना। केवल डिलीवरी में कोर लेक्चर्स का आवर्स काउंटेड है। डाउट्स कहां पूछेंगे सर? डाउट्स वैसे तो बिलीव मी आएंगे ही नहीं, और वैसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं 8697090297 इस नंबर पे टेलीग्राम करना पड़ेगा। डाउट्स पूछने के लिए 8697090297 इस नंबर पे टेलीग्राम करना है अपना डाउट्स, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं है क्या? नहीं है। मॉक टेस्ट होंगे चैप्टर के बीच में भी, चैप्टर के बाद भी, चैप्टर के बीच में, चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट होंगे। मेरा हैबिट नहीं है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बोलना कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। मैं केवल इंटीमेट करूंगा कि मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, देना नहीं देना आपके ऊपर है। बिकॉज मेरे को लगता है इस उम्र में आके टू मच ऑफ पुशिंग कैन नॉट बी डन। ये सीए फाउंडेशन नहीं है, तो अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको रिदम आएगा, नहीं देंगे तो आपका लुकआउट है, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट भी दे। मॉक टेस्ट मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में होंगे, रिटन के फॉर्मेट में मॉक टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। ओके, अगर जिन लोग 2028 में एग्जाम देने वाले हैं, 2029 में एग्जाम देने वाले हैं, इस बीच में अगर सिलेबस चेंज हो गया, अगर नए क्वेश्चंस आए पेपर्स में, आरटीपी में, जो अपने क्लास में नहीं किए, कुछ नया आ गया, तो इन दैट केस वो सारा का सारा अपडेट होगा एसएससीआई यूट्यूब चैनल पे। आपको इंटीमेशन मिलेगा अपने कम्युनिटी में, टेलीग्राम पे आपको इंटीमेशन मिलेगा। आपको वहां से टच में रहना है, बिकॉज बैच तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाके कुछ अपडेशन आता है। तो अपडेशन यूट्यूब इज द ओनली माध्यम जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आपको यूट्यूब से कनेक्टेड रहना है, कम्युनिटी में आपके पास जाएगा, ठीक है ना।
New types of questions in papers, RTP, MTP as well as amendments to be shared on SSCI YouTube channel. कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये समझ में आता है कि यार AFM करने के बाद मेरे को इसमें करियर बनाना है, बट AFM में तो अपने को मैकेनिकली एग्जाम वाइज पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे को रियल लाइफ वाइज इक्विटी एनालिसिस, ओके, डेरिवेटिव एक्सपर्ट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टेंसी, ये सब में जाना है. किसी किसी को आता है वैसा, तो वो पर्सन जो है वो रियल लाइफ स्टफ के लिए कनेक्टेड रहे हमें से. देयर आर कोर्सेज लाइक एनालिस्ट टैक, ओके, जो अभी चालू हुआ था, प्लस CFA FRM कोर्सेज. हम इंफॉर्मेशन देते हैं, करना नहीं करना आपके ऊपर है. इट्स नॉट दैट आई एम सेलिंग, आई एम जस्ट टेलिंग. ओके, सो दीज आर द रिसोर्सेज. अपने क्लास का टाइमिंग 7 AM to 9 AM है, और लेक्चर्स जब 9 AM खत्म होता है तो सेम डे अपलोड हो जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई दैट 12-1 बजे तक अपलोड हो जाए. ठीक है, तो लेक्चर्स अपलोड हो जाएगा, तो आप वीडियो रिकॉर्डेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राइव एक्सेस पे हर क्लास का क्या कवरेज हुआ वो दिया रहता है. ड्राइव एक्सेस, ओके, ड्राइव का एक्सेस. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बुक में दिए हुए हैं उसी में से मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, पर मैं मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में कराऊंगा. जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए डिस्क्रिप्टिव, उसी को मैं कन्वर्ट करके, जैसे एग्जाम में होता है, उसको MCQ में कन्वर्ट करके कराऊंगा. तो आपको सेम क्वेश्चन बुक में दिखेंगे, बट क्लास में वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में कराए हुए, उनमें घुमाया हुआ है, जैसा एग्जाम में घुमाता है. ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन आवर बुक बट आर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ऑल ICI क्वेश्चंस आर कवर्ड. तो ये सारा मैं ड्राइव पे चढ़ा दूंगा, जो ही मैंने लिखा है. इसको लिखने में फालतू में टाइम जाता, तो वी हैव नॉट स्पेंड द टाइम. अब अपने स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज से. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज को FX बोलते हैं, आई थिंक शॉर्ट फॉर्म इज गुड. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज FX. आपके पेपर में फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सपेक्टेड टू शो अप in the form of around 20 marks. डायरेक्टली 20 मार्क्स नहीं भी आए तो इनडायरेक्टली 20-25 मार्क्स का आएगा. इनडायरेक्टली मतलब सर डेरिवेटिव्स के फॉर्म में. डेरिवेटिव्स जो होता है ना, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, उसमें भी करेंसी आता है. तो आपको अल्टीमेटली पेपर खोलेंगे तो आपको करीब 20-25 नंबर का आपको करेंसी दिखता रहेगा. रूपी, डॉलर, पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, साउथ अफ्रीकन जार, डेनिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक. ओके, ये करेंसीज आपको दिखती रहेगी पेपर में 20-25 नंबर का. देयरफॉर इनसे दोस्ती होना जरूरी है. ठीक है, सो फॉरेक्स इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसके बिना AFM अधूरा है. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज में अपना जो फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन है, जिसमें काफी टाइम लगता है, that is currency basics. This is first part, currency basics. इसमें अपने एक्सचेंज रेट को समझ रहे हैं. डेफिनेशन तो एग्जाम में आता नहीं है, तो एक्सचेंज रेट को देख के समझे. $1 equal to Japanese yen 128.20. $1 equal to Japanese yen 128.20. तो $1 का भाव 128.2 है. तो दिस इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. इसमें जो $, है उसको अपने बोलते हैं बेस करेंसी. और जो जापानीज येन है उसको अपने बोलते हैं प्राइस करेंसी.
यूएस डॉलर इज द बेस करेंसी, जापानीज येन इज द प्राइस करेंसी। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको फोकस बेस करेंसी पे करना है। क्या बोलना चाह रहे हैं सर? बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर यूएस डॉलर को एक कमोडिटी माने, एक कमोडिटी, जैसे यूएस डॉलर इज अ पेन, इस पेन का दाम 128 येन है, तो ये दाम किसका है? यूएस डॉलर का। यूएस डॉलर को एक कमोडिटी मान लो, इस कमोडिटी का दाम 128.2 येन है। यू हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट दैट ये यूएस डॉलर इज द बेस करेंसी, उसका दाम है। तो अगर मैं बोलूंगा कि बताओ 500 यूएस डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी येन, फटाफट जवाब दीजिएगा। 500 यूएस डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी येन? यस प्लीज, 500 यूएस डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी येन? अगर आप लोग फटाफट जवाब देंगे तो मैं पूछूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 500 यूएस डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी येन? तो सबका जवाब आया है 64,100 येन। सबका जवाब आया 64,100 येन। केवल एक स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक किया, सत्यदीप दास ने। बाकी सबका 64,100 येन। ओके, 500 इंटू 128.2। ओके, बहुत अच्छे। टेल मी 500 येन इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर? 500 येन इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर? जो भी मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे आपको कॉपी करना है। जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं आपको कॉपी करना है। 500 येन इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर? बहुत अच्छे, सबका जवाब आ रहा है सर 3.9 डॉलर, 3.9001 डॉलर। तो आप लोग को कैसे समझ में आया कि 500 डॉलर इक्वल टू कितना येन है तो मल्टीप्लाई करना था, और 500 येन इक्वल टू कितना डॉलर तो डिवाइड करना था? कैसे समझ में आया सर? कॉमन सेंस से आ गया। ओके, तो मैं लिख रहा हूं एक बार, यूएस डॉलर 500 इज इक्वल टू 500 इंटू 128.2 यानी येन 64,200। उसके बाद JPY 500 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 128.2 इक्वल टू USD 3.9। तो यहां पे आप लोग का जवाब है सर कॉमन सेंस से समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बात है, कॉमन सेंस से समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं कॉमन सेंस कहां लगता है। मैंने कुछ सिखाया नहीं है अभी, आई हैव नॉट टॉट एनीथिंग। चलो एग्जाम्पल है CHF, 1 CHF इक्वल टू ZAR 0.8260। 1 CHF इक्वल टू ZAR 0.8260। सर अगर हमें पता नहीं रहा ZAR कौन से कंट्री का करेंसी है तो नहीं पता करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो पता करने का जरूरत भी नहीं है। 1 CHF इक्वल टू ZAR 0.8260। तो बताइएगा 500 ZAR is how much CHF? 500 ZAR is equal to how much CHF? 500 ZAR is equal to how much CHF? आर्यन का आंसर करेक्ट है, आकर्षित का आंसर करेक्ट है। नहीं, आर्यन का रॉन्ग है। जीत खान का रॉन्ग है। जैनम जयेश करेक्ट है, जुबेर करेक्ट है, आस्था करेक्ट है, अनुराग करेक्ट है, सबका करेक्ट है। 2-3 लोगों का रॉन्ग हुआ है। उन्होंने 500 इंटू 0.8260 किया, जबकि करना था 500 डिवाइड बाय 0.8260। ओके, इट इज 500 डिवाइड बाय 0.8260। आंसर है 605.3269।
कैसे पता चला डिवाइड करना है? कैसे पता चला डिवाइड करना है? अंजलि, अभिषेक, आशीष, बादल, कैसे पता चला डिवाइड करना है? तुक्का या फील आ गया अंदर से? यूनिटरी मेथड की बात है। एक CHF इक्वल टू 0.826 है, तो 2 CHF क्या होगा? 2 इंटू 0.826। 3 CHF क्या होगा? 3 इंटू 0.826। 4 CHF क्या होगा? 4 इंटू 0.826। अंजलि, आपका जवाब एकदम सही है, मैथ्स। ओके, आशीष एकदम सही है, यूनिटरी मेथड है। ये तो 0.826 तो जार का दाम ही नहीं है। 0.826 तो जार का दाम ही नहीं है, तो यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा? अगर 500 CHF बोलता कितना जार है, तो एक CHF इतना, तो 500 CHF कितना? 500 इंटू दैट। बट ये तो बोला 500 जार इक्वल टू कितना, और जार का दाम तो दिया हुआ ही नहीं है, तो डिवाइड करना पड़ा। ओके, प्रवीण मोदी बोल रहा है कांट शो द लाइव चैट और अदर मैसेज। नो, अपना दूसरे का मैसेजेस नहीं पढ़ सकते हैं। सब मेरे को मजा आता है दूसरे का मैसेज पढ़ के, सॉरी वो स्कोप नहीं है। दूसरे का मैसेज नहीं पढ़ सकते, मेरे से ही कनेक्टेड रहेंगे आप। प्रवीण मोदी, तो कंक्लूड क्या हुआ? अगर आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं, अगर आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो यूनिटरी मेथड वाइज CHF का दाम दिया हुआ है, तो अगर आपको दिया रहेगा 500 CHF कितना, तो मल्टीप्लाई करना है। तो बोलेगा 500 जार कितना, तो जार का तो दाम ही नहीं है, तो डिवाइड करना है। ओके, बादल इज आस्किंग डू वी हैव टू रिमेंबर द साइन ऑफ द करेंसी? नॉट एट ऑल। वो कोई भी उल्टा पुल्टा करेंसी दे, युगांडा का, नाइजीरिया का, आपको कोई मतलब नहीं है। आपके लिए मैथ्स चल रहा है, आपके लिए मैथ्स चल रहा है। जाइनम बोल रहा है ऐसा 1 जार इज इक्वल टू 1 बाय 0.8260 CHF। ऑफकोर्स, अगर 1 जार का भाव निकालेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, पर क्यों करें रेसिप्रोकल? उतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? ओके, जैनम बोल रहा है ऐसा 1 जार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.8260। करेक्ट, बट क्यों निकालेंगे वो हम? थर्ड वाला ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल 1 AUD इक्वल टू DKK 18.3520। सर कहाँ का करेंसी है DKK? नहीं जानना है कहाँ का है, नहीं जानना है। वैसे डेनिश क्रोनर है, जो आज के दिन में होता ही नहीं है। डेनमार्क हैज अडॉप्टेड यूरो एज द करेंसी, बट एक जमाने में DKK होता था, इंस्टीट्यूट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बात कभी नहीं करना मेरे को कि सर आजकल के डेट पे तो होता नहीं है। द इंस्टीट्यूट पिक्स अप सम्स फ्रॉम ओल्ड बुक्स। तो इन दैट केस टेल मी 40,000 DKK is equal to how many AUD? 40,000 DKK is equal to how many AUD? बहुत अच्छे, सबका राइट आंसर आ रहा है, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। किसी ने भी मिस्टेक नहीं की है, सब ने डिवाइड किया है, क्योंकि ये तो DKK का दाम ही नहीं है, ये तो AUD का दाम है, तो जाहिर है हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तब करते अगर 40,000 AUD इक्वल टू कितना DKK पूछता, तो मल्टीप्लाई करते, बट ये तो DKK का पूछ लिया ना, और DKK का ये भाव ही नहीं है, तो डिवाइड होगा। इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी CA में नहीं आता है, ये बता दे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में MCQ के अंदर भी नहीं आ सकता है। तो सर उस केस में आप क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के बिना तो बड़ा सम्स भी होगा नहीं, हर सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर सम में एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एवरी सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके बिना तो कुछ होगा नहीं ना। तो आपको ये समझ में आ गया, ये जो किए हम लोग। सो यू हैव अंडरस्टूड currency conversion
विदाउट बिड आस्क, आपको करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना आ गया बिड आस्क के बिना। सर ये बिड आस्क क्या हुआ बताएंगे? दो दो भाव होता है, एक बिड रेट होता है, एक आस्क रेट होता है, पर अगर एक ही भाव दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना आ गया है। अगर एक ही भाव दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना आ गया है। अगर एक ही भाव दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना आ गया है। करेक्ट, बहुत अच्छे। तो उस केस में सर थोड़ा सा वैसा सम कराइए ना जो एग्जाम में जिस तरह का आता है। डेफिनेटली, चलिए वैसा सम करते हैं जो एग्जाम में आता है। जस्ट 1 सेकेंड। This is a sum which has come, I think 3 terms ago, 3 टर्म पहले ये सम आया है। ठीक है, ये सम जो आया था ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव आया था, मैंने इसको मल्टीपल चॉइस पे चेंज किया है। एंड आप समझिएगा, अपने को पढ़ाई चालू किए हुए 10 मिनट हुआ है। शुरू के टाइम पे तो मैं बता रहा था ना एएफएम क्या है, तो 10 मिनट हुआ है और अपने स्ट्रेट अवे एग्जाम का सम कर रहे हैं जो 3 टर्म पहले आया था, जो नहीं राइट करने के कारण बहुत जन का मार्क्स कम आया हो गया वॉट एवर। ठीक है ना, सब में बहुत सारा नया चीज होगा बट अपने समझ लेंगे। चलो, होपफुल लिमिटेड एन इंडियन एमएनसी is executing a plant in Nepal. आशना भूटानी saying where can we find this question? आशना, ये अपने किताब में क्वेश्चन है बट अभी मैं बुक का पेज नंबर नहीं बता रहा हूं। क्यों? बिकॉज बुक का पेज नंबर बताऊंगा, आप बुक खोलोगे तो उस केस में आप आंसर देखोगे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। रिक्वेस्ट है अपने किताब को नहीं यूज करे क्लास के टाइम पे। ओके, रिक्वेस्ट है किताब को नहीं यूज करे क्लास के टाइम पे। बुक में ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में नहीं है। इज इट ओके आशना? इज इट ओके आशना? मैं अभी बता सकता हूं पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पर आप बुक खोलोगे तो उस पर तो आंसर्स होगा ना, तो आप अफेक्टेड हो जाओगे। इससे बढ़िया प्योर माइंड लगाते हैं। ठीक है, चलिए। होपफुल लिमिटेड एन इंडियन एमएनसी इज एग्जीक्यूटिंग अ प्लांट इन नेपाल। रौनक इज आस्किंग इज लाइव ओनली अवेलेबल ऑन फोन? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लाइव इज अवेलेबल ऑन फोन एज वेल एज लैपटॉप, दोनों पे अवेलेबल है रौनक, मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ इश्यू हुआ होगा, कोई लैपटॉप पे कर रहा है क्या क्लास अभी? 1 मिनट, बाकी लोग रीड कर सकते हैं क्वेश्चन। कोई लैपटॉप पे क्लास कर रहा है क्या अभी? कोई स्टूडेंट अभी लैपटॉप पे क्लास कर रहा है क्या? यस, तविश इज डूइंग, आशना इज डूइंग। आईपैड पे कर रहे हैं लोग, लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो क्लास फोन पे भी चल रही है, लैपटॉप पे भी चल रही है। इट इज प्रूवन बाय द कमेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सर फ्रॉम वेयर कैन वी डाउनलोड द बुक टिल वी गेट द बुक? बादल, मैंने बोला बुक का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये अभी आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, और क्लास के बाद सर आपके ड्राइव पे शेयर्ड रहेगा, तो बुक का रिक्वायरमेंट है नहीं। बादल, इज इट ओके? अगर आप लोग लॉजिकली बुद्धि लगाएंगे तो किसी का भी समय वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज अपने पास समय ही तो कम है, अपने सबके पास। ठीक है, कमती समय में ज्यादा कवरेज करे, दैट इज एफिशिएंसी। चलिए, तो होपफुल एक इंडियन एमएनसी है जो नेपाल में एक प्लांट बैठाएगा। इट हैज रेज्ड 400 बिलियन रुपीज, 400 बिलियन रुपया रेज किया है। हाफ ऑफ द अमाउंट यानी 200 बिलियन विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ टाइम। तो 200 बिलियन आज इन्वेस्ट नहीं करना है, 6 महीने बाद इन्वेस्ट करना है प्रोजेक्ट में। तो 200 बिलियन हमारा उठाया हुआ हाथ में पड़ा हुआ है, तो 200 बिलियन 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इज इट क्लियर? फर्स्ट 2 लाइन्स। हमें 400 बिलियन का एक प्रोजेक्ट बैठाना है नेपाल में, बट सर उसमें से आधा अमाउंट आज नहीं चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए। तो 200 बिलियन का अमाउंट अपने पास 6 महीने में आइडल पड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। इज इट क्लियर? यस प्लीज। 200 बिलियन जो है वो अपने पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? Hopeful is looking for an opportunity to invest this amount for a period of 6 months.
इन्वेस्ट करना है 200. इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शंस. ऑप्शंस है यूके में इन्वेस्ट कर दो या यूरोप में इन्वेस्ट कर दो. ओके, ये रुपया था अपने पास. ऑप्शन है यूके में इन्वेस्ट कर दो, यूरोप में इन्वेस्ट कर दो. आगे रीड करने के पहले एक बार, अगर आप इंडियन कंपनी हो, आपके हाथ में रुपया है और आपको इन्वेस्ट करना है यूके में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रुपया को कौन से करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? अगर अपने को यूके में इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो अपने सबसे पहले रुपया को कौन से करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? यस प्लीज, रुपया को कौन से करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? अपने पास रुपया है ना, हमको यूके का स्टॉक मार्केट में लगाना है. सर पाउंड में कन्वर्ट करेंगे. यूके जो है यूनाइटेड किंगडम है, अनुराग मित्तल, वो यूएस है, यूएसडी वाला. ठीक है, एनीवेज कॉमन सेंस नहीं जानना है आपको, समझ में आ रहा होगा. यूके करेंसी में, ये बेस्ट जवाब था. पाउंड में, जीबीपी में. सर हम लोग, वही जो लोग हम लोग पे राज किए थे ना, उसका बात कर रहे हैं अपने. यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन. तो अपने कन्वर्ट करेंगे इसको पाउंड में. तो रुपया को पहले कन्वर्ट करेंगे पाउंड में, ध्यान रखिए. अब पाउंड में जो कन्वर्ट करेंगे उसमें वो पाउंड को इन्वेस्ट कर देंगे स्टॉक्स में, यूके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे अपने पाउंड को. ठीक है ना. इन्वेस्ट करने के बाद वो जो स्टॉक्स है, उस स्टॉक से 3 चीज होगा, ध्यान दीजिएगा. उस स्टॉक से 3 चीज होगा, एकदम ध्यान देना. मैं जानबूझ के स्क्रीन हटा लिया हूं जिससे आपका ध्यान मेरे पे जाए. नंबर 1 सर, उससे डिविडेंड मिलेगा. शेयर बाई करते हैं, डिविडेंड मिलेगा. नंबर 2, शेयर का दाम चेंज होगा, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा जब बेचेंगे तो. करेक्ट है. नंबर 3, वो शेयर अपने पास आइडल है तो किसी को लेंड कर देंगे. शेयर लेंड किया जाता है, आप लोग ये लॉ में पढ़ेंगे. स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म, सेबी का किसी का पढ़ा हुआ है क्या? स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म किसी का सेबी का पढ़ा हुआ है क्या? स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म किसी का सेबी का लॉस पढ़ा हुआ है क्या? मैं तो लीगल पर्सन हुई नहीं, आई डोंट लाइक लॉ एट ऑल, बट आप लोग में से किसी का पढ़ा हुआ है क्या? जैनम एन शाह इज सेइंग यस सर, पढ़ा हुआ है. लगता है उसका एग्जामिनेशन क्लोज है. बाकी बहुत सारे जन बोल रहे हैं नो. तो क्या होता है स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट में स्टॉक का लेंडिंग चलता है. जिसके पास शेयर है ना, वो दूसरे को शेयर लेंड कर सकता है. ओके, दूसरे को शेयर लेंड कर सकता है. जैसे मेरे पास शेयर है, मैंने अंजलि को लेंड कर दिया. अंजलि उस शेयर को बेच देगी. उसको लगता है उस शेयर का दाम गिरने वाला है, तो अंजलि को बेचने का मन है पर उसके पास शेयर नहीं है, तो अंजलि मेरे से शेयर बोरो करके बेच देगी. ठीक है. तो और बाद में जब शेयर का दाम गिर जाएगा तो अंजलि बाजार से खरीद के लौटा देगी. उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग. क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग. वापस लो जाए. मेरे पास, संजय सराफ के पास शेयर है, अंजलि को वो शेयर चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज अंजलि को लग रहा है वो शेयर का दाम गिरेगा, वो फायदा उठाना चाह रही है, बेचना चाह रही है, पर बेचने के लिए तो शेयर होना चाहिए. तो अंजलि मेरे से शेयर बोरो कर लेगी, बोरो करके उसको बेच देगी और बेच के बाद में खरीद के मेरे को लौटा देगी. तो मैंने अपना शेयर अंजलि को लेंड किया, अंजलि उसके बदले मेरे को भाड़ा देगी, रेंट देगी, लेंडिंग चार्जेस. समझ में आया क्या? अंजलि मेरे को लेंडिंग चार्जेस देगी. अंजलि, जैनम, आशीष, जीत, प्लीज थिंक अबाउट इट. अंजलि, जैनम, आशीष, जीत, प्लीज थिंक अबाउट इट. ये समझ में आया क्या? यस प्लीज, आपका जवाब चाहिए जिससे कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग गोइंग ऑन. संजय सराफ के पास शेयर है. ओके, अंजलि को वो शेयर चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज अंजलि को बेचना है. क्यों बेचना है? बिकॉज अंजलि बेयरिश है. अंजलि को लगता है दाम गिरेगा तो बेचना चाहती है, पर शेयर ही नहीं उसके पास. तो वो संजय सराफ से शेयर बोरो कर ली, बोरो करके बेच दी और बाद में खरीद के लौटा देगी. अंजलि को लॉस हो सकता है, क्या पता शेयर का दाम बाद में बढ़ जाए. ओके, वॉट एवर इट इज, वो अपना बेट ले रही है. और संजय सराफ क्यों लेंड कर रहे हैं? बिकॉज उसको भाड़ा चाहिए, रेंट चाहिए. ठीक है ना. तो 3 तरह का शेयर में बेनिफिट हो सकता है संजय सराफ को. वो जो शेयर बाई करे ना यूके का, नंबर 1 डिविडेंड मिलेगा, नंबर 2 लेंडिंग चार्जेस, जिसको भाड़े पे देगा उससे भाड़ा मिलेगा, और नंबर 3 6 महीने बाद जब बेचेगा शेयर को तब उस समय कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस. सही है. तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो 6 महीने बाद मिलेगा पाउंड, वो पाउंड को वापस से रुपया में बदलेंगे, वो पाउंड को वापस से रुपया में बदलेंगे. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का दर्शन कितने बार हो रहा है? 1 बार कि 2 बार?
सर 2 बार, एक तो आज रुपया को पाउंड में बदल रहे हैं, फिर पाउंड वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर लास्ट में जाके पाउंड को फिर से रुपया में बदल रहे हैं। 2 बार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का दर्शन हो रहा है, 2 बार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का दर्शन हो रहा है। पहला तो आज रुपया को पाउंड में बदल रहे हैं, फिर वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वहां पे जो भी मिल रहा है उस सब को 6 महीने बाद फिर से रुपया में बदल रहे हैं। इज इट ओके? सर 2 बार फॉरेक्स मार्केट का दर्शन हो रहा है, एक तो 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक 6 महीने बाद। आशीष, अनुराग, अख्तर, इज इट क्लियर? तो टेल मी समथिंग, आज का एक्सचेंज रेट तो पता है, आज का एक्सचेंज रेट तो पता है, आपको क्या लगता है 6 महीने बाद का जो एक्सचेंज रेट है क्या वो बैंक के साथ आज फ्रीज कर सकते हैं? आज का एक्सचेंज रेट तो स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट। 6 महीने बाद का एक्सचेंज रेट क्या बैंक के पास जाके हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं? आज का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो स्पॉट रेट है। मैंने बोला 6 महीने बाद का जो रेट है क्या आज ही हम लोग फ्रीज कर सकते हैं बैंक के साथ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। कोई जो आर्टिकल शिप कर रहा है उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का देखा होगा बैंक्स के बुक्स में, कंपनीज के बुक्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने देखा है जो चीज स्टूडेंट के घुस सकता है ना, कभी भी उसको सिखाना नहीं चाहिए, खुद का दिमाग लगवाना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट को बताने की जरूरत ही नहीं, उसको समझ में आता है। वो बाद का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिए, बाद का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिए, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो करेंसी रिस्क कोई नहीं है, कोई करेंसी रिस्क नहीं है। 6 महीने बाद सर क्या भाव हो जाएगा, आपने लॉक कर लिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 6 महीने बाद बाजार के रेट पे बेचेंगे तो उस समय करेंसी रिस्क है, करेंसी रिस्क है। पाउंड अगर गिर गया तो आपको करेंसी पे नुकसान, बिकॉज पाउंड बाद में बेचने वाले हैं ना, पाउंड बाद में बेचने वाले हैं। तो ये प्रोसेस को क्लियर कर लो, मन में 2 मिनट लो एक बार, हड़बड़ी की बात नहीं है। सर ये कंपनी को नेपाल में प्रोजेक्ट करना है, 400 मिलियन रुपया रेस कर लिया, पर 200 मिलियन तो प्रोजेक्ट में लगा दिया, बाकी 200 मिलियन जो है, बाकी 200 मिलियन 6 महीने बाद चाहिएगा, तो 200 मिलियन इन्वेस्ट करना है। 2 ऑप्शन इन्वेस्ट करने का, या तो यूके में इन्वेस्ट कर दे या जापान में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, अब मैं डेटा दिखा रहा हूं जैसे आपका दिमाग चले। अब एक बार डेटा देखिए, अब एक बार आप लोग डेटा देखिए, एक बार यूके वाला देखिएगा, एक बार यूके वाला डेटा देखिए। जानबूझ के मैं आगे आगे बोल रहा नहीं हूं, बिकॉज मैं आपके ब्रेन्स पे सवार होना चाह रहा हूं। आई एम नॉट वॉन्टिंग टू यू राइड ऑन माई ब्रेन, बट आई राइड ऑन योर ब्रेन। डिविडेंड दिखा कि डिविडेंड क्या मिला शेयर से, इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग जो भाड़ा मिला, डिस्काउंट ऑन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। बहुत दुख की बात है 2% नीचे भाव पे बेचना पड़ा, जो शेयर्स बाई किए थे ना वो गिर गया, डिस्काउंट बोल रहे हैं। आज एक्सचेंज रेट 0.0099 है, एक्सचेंज रेट 6 महीने बाद 0.0100 है। सबको पता है वैसे तो पाउंड का भाव करीब 100 रुपया होता है, तो ये जो रेट दिया है 0.0099 0.01, ये तो रुपया का ही भाव है ना। ये जो रेट दिया है ये ऑब्लिक के फॉर्म में दिया, ऑब्लिक के फॉर्म में दिखा आपको, सबको दिख रहा होगा, कॉमन सेंस है सर, ये तो नीचे वाले का भाव है, जीबीपी पर आईएनआर। ये जो रेट दिया हुआ है, ये जो रेट दिया हुआ है सबको दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस? जीबीपी पर आईएनआर, करेक्ट है? तो ये किसका दाम है सर? आईएनआर का दाम है। आईएनआर इज द बेस करेंसी। तो जब आईएनआर कन्वर्ट करना हुआ तब तो मल्टीप्लाई होगा, पर जीबीपी कन्वर्ट करना हुआ तो डिवाइड होगा। आशीष, अनुराग, मैंने बोला है जीबीपी पर आईएनआर है, नंबर ऑफ जीबीपी पर आईएनआर। एक आईएनआर इक्वल टू कितना जीबीपी। तो जब कन्वर्ट करना हुआ अपने को तो रुपया को कन्वर्ट करेंगे अगर पाउंड में तब तो इनटू करेंगे, बिकॉज रुपया का ही भाव है, पर पाउंड को कन्वर्ट करेंगे रुपया में तो डिवाइड करेंगे। आकर्षित,
इज इट फाइन? Is it fine? Please give the confirmation. चलो, तो तुम लोग क्या पूछा क्वेश्चन में? व्हाट इज द टोटल वैल्यू? क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ यूके इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट इन जीबीपी एट द एंड ऑफ 6 months आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड इनकम, स्टॉक लेंडिंग इनकम एंड 2% डिस्काउंट? What is the total value of UK index fund investment in GBP at the end of 6 months? बोलना चाह रहा है बताओ 6 महीने बाद कितना पाउंड बनेगा। रुपया नहीं पूछा, 6 महीने बाद कितना पाउंड बनेगा, 6 महीने बाद कितना पाउंड बनेगा। लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे हैं श्याम सुंदर सूरत वाले? What is the total value of UK index fund investment in GBP at the end of 6 months? तो 6 महीने बाद पाउंड कितना बनेगा बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 200 बिलियन को, आज का जो स्पॉट रेट है 0.0099, 200 बिलियन पाउंड को रुपया में चेंज करना है। 200 को रुपया में चेंज करो, कैलसी पे करो, कैलसी पे सब जन। 200 को रुपया में चेंज करो आज, 200 बिलियन पाउंड को रुपया में चेंज करो। आपको डिवाइड करना था आस्था, शायद आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आस्था ये आखिरी पास्ता हो गया है। सॉरी, मजाक कर रहा हूं। आस्था आपको डिवाइड करना था, आपने मिस्टेक पहले ही कर दी है। क्यों सर डिवाइड क्यों करना था? ओ सॉरी, रुपी था, मैंने गलती बोल दिया, सॉरी मैंने गलती बोल दिया। करेक्ट है, मल्टीप्लाई करना था, रुपया था ना। आस्था आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना। पर चलो इसी बहाने मजाक हो गया। ये 200 बिलियन रुपया था और रुपया का ही रेट है, तो मल्टीप्लाई करना था, मेरा मिस्टेक, सॉरी, ठीक है। 200 इंटू 0.0099, आई एम रियली सॉरी आस्था। सो 200 इंटू 0.0099 से मल्टीप्लाई क्यों किए? बिकॉज INR का रेट और 200 INR है, तो ये मल्टीप्लाई किए तो अपना कितना आया? 1.98 बिलियन पाउंड आया, 1.98 बिलियन पाउंड आया। अब ये जो पाउंड है उसको जब वहां पे इन्वेस्ट किए, ये 1.98 बिलियन को वहां पे पाउंड जब इन्वेस्ट किए तो 2% का नुकसान हो गया कैपिटल गेन। तो इसका एक बार 98% बताओगे? इसका 98% बताओगे? 1.98 का 98%, 1.98 का 98%, बिकॉज 2% भाव गिर गया ना बाद में 6 महीने बाद। 1.98 का 98%, थोड़ा ज्यादा डेसिमल प्लेस में बताना। तो 1.9404 बिलियन पाउंड, 1.9404 बिलियन पाउंड। शिवराज का अलग आ रहा है, बाकी सबका 1.9404 आ रहा है। 1.98 तो लगाए थे ना, 2% नीचे दाम पे बेच पाए, तो इंटू 98%, 1.9404, उसमें ऐड कर दो डिविडेंड 0.1369 और ऐड कर दो इनकम फ्रॉम लेंडिंग 0.0007, ऐड कर दो 0.1369, ऐड कर दो 0.1369 और ऐड कर दो 0.0007, ऐड कर दो 0.0007। टोटल क्या हुआ? तो 1.9404 प्लस 0.1369 प्लस 0.0007, 1.9404 प्लस 0.1369 प्लस 0.0007। तो सबका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 2.078 बिलियन पाउंड, 2.078 बिलियन पाउंड, सबका आंसर वही आ रहा है। मैं अपना फेस हटा रहा हूं, फेस से वो दिखाई नहीं दे रहे। 2.078 आ रहा है राजेश, हम लोग सबका। तो पहले 200 बिलियन रुपीस को स्पॉट रेट पे 0.0099 पे पाउंड में कन्वर्ट किए। कन्वर्ट करने के बाद जब बेचने गए 6 महीने बाद तो 2% डिस्काउंट पे बिका, तो मैंने 98% कर दिया, तो आ गया था 1.9404। और इस 6 महीने में डिविडेंड मिला 0.1369 प्लस भाड़े पे लगा दिए थे, तो भाड़ा मिला 0.0007। टोटल में
अपने को आया 2.078 बिलियन, 2.078 बिलियन। इज इट फाइन विथ यू? तो आंसर नंबर डी 2.078 बिलियन, आंसर नंबर डी 2.078 बिलियन। What is the total value of यूरोपियन टी बिल? अब बोल रहा है टी बिल पे आ जाओ। यूरोप में ट्रेजरी बिल्स पे लगाए हैं। ट्रेजरी बिल्स का आइडिया है ना, वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जबकि यूके में जो लगाए थे स्टॉक मार्केट में लगाए थे, रिस्क था। ट्रेजरी बिल में तो कोई रिस्क नहीं है, तो वहां पे ब्याज पे लगाए है 7.8%। ओके, 7.8% मतलब 3.9%। 7.8% मतलब 3.9% ना, 6 महीने का 3.9% ब्याज पे लगाए हैं। अक्षरित सिंह सर, इसको तो आरएफ बोलते हैं ना सीएपीएम में। यस, इसको आरएफ बोलते हैं सीएपीएम में। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ यूरोपियन ट्रेजरी बिल इन्वेस्टमेंट इन यूरो आफ्टर 6 मंथ आफ्टर अकाउंटिंग फॉर 7.8% इंटरेस्ट। तो सेम चीज करना है, पहले 200 बिलियन रुपया को यूरो में चेंज करो। चलो कैलसी में आ जाओ, 200 बिलियन रुपया को यूरो में चेंज करो। तो 200 इंटू 0.011, ओके, 200 इंटू 0.011, 200 इंटू 0.011, यूरो में चेंज किए। 200 इंटू 0.011 इज 2.2 बिलियन यूरो, और इसको लगा दिए 7.8% पे 6 मंथ्स के लिए। तो मैं तो करता हूं सीधा 2.2 इंटू 1.039, मैं तो फैक्टर से खेलता हूं। 2.2 इंटू 1.039, 7.8 का मतलब 3.9, 3.9 का मतलब ₹1 1.039 बन जाएगा। फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 प्लस आर। तो मेरा हैबिट है, मैं इस तरह से ऐड नहीं करता हूं, आई डायरेक्टली डू 2.2 इंटू 1.039। 2.2 इंटू 1.039 बताइए कितना? 2.2 इंटू 1.039 बताइए कितना? 2.2858, 2.2858 बिलियन यूरो, 2.2858 बिलियन यूरो। सर पहले 200 बिलियन रुपया को यूरो में चेंज किए और चेंज करके उसको ब्याज पे लगा दिए 7.8% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए, यानी 3.9% पे। सर जरूरी है क्या इंटू 1.039 करना? एकदम जरूरी नहीं है, आप हौले हौले कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। तो अपना 2.2858 बिलियन यूरो बन गया। थर्ड क्वेश्चन, after converting both the investments back to INR at the 6-month forward rate, what is the gain under each option and which investment should hopeful choose? तो बोल रहा है ये जो बन गया था इसको रुपया में कन्वर्ट करो और गेन निकालो। रुपया में कन्वर्ट करो 6 महीने के फॉरवर्ड रेट से और गेन निकालो, और उसके बाद बताओ कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पाउंड को कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 0.01, डिवाइड बाय 0.01, ये जो फॉरवर्ड रेट है, डिवाइड बाय 0.01, ये जो फॉरवर्ड रेट है 2.078 आया था, डिवाइड बाय 0.01। सर 207.86 बिलियन रूपी, 207.86 बिलियन रूपी, और लगाए थे 200, लगाए थे 200, तो गेन हुआ 7.86। वो गेन पूछा है, गेन हुआ 7.86, गेन हुआ 7.86, गेन हुआ है 7.86। अपने पाउंड को कन्वर्ट कर लिए रुपया में, डिवाइड बाय 0.01, तो 207.86 बिलियन रुपया आया 6 महीने बाद, और शुरू में लगाए थे 200, तो अपने वो गेन हुआ 7.86 बिलियन रूपी।
7.86 बिलियन रुपी का गेन हुआ। अभिषेक, जीत, अनुराग, अयान, 7.86 बिलियन रुपी का गेन हुआ है, ठीक है। और सर ये जो यूरो है 2.2858, इसको भी चेंज किए फॉरवर्ड रेट से 0.011 से रुपया में, तो 2.2858 डिवाइड बाय 0.011 करो, डिवाइड बाय 0.011, 2.2858 डिवाइड बाय 0.011, एक साल 6 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं। सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रेट रुपया का है और ये यूरो है। मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो आप मत ज्वाइन कीजिए, आप रिकॉर्डेड कीजिएगा, अभी ज्वाइन करने से क्लास नहीं होगी। 2.2858 डिवाइड बाय 0.011, तो ये आ रहा है 207.86, वही आ रहा है अप्रॉक्स में वही आ रहा है। तो 200 लगाए थे तो गेन आ रहा है 7.86 बिलियन रुपी, 7.86 बिलियन रुपी। कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्लास को छोड़ दीजिए, अभी आप क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते हैं मोहित, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप रिकॉर्डेड क्लास कीजिएगा जो दोपहर तक अपलोड होगी, तो अभी बीच में घुसना पॉसिबल नहीं है। 7.86 बिलियन रुपी, तो दोनों में बराबर गेन आया है। यूके में इन्वेस्ट करते हैं तो भी 7.86 और यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं तो भी 7.86, दोनों में बराबर अमाउंट ऑफ गेन आया है 7.86 बिलियन रुपी। तो जब इन्वेस्ट करते हैं अपने, तो अपने केवल रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं कि रिटर्न और रिस्क दोनों देखा जाता है। जब तो अपना पैसा लगाता है तो केवल रिटर्न को देख के पैसा लगाता है कि रिटर्न और रिस्क दोनों को देख के पैसा लगाता है? यस प्लीज। जब आप पैसा लगाते हैं तो केवल रिटर्न के बेसिस पे लगाते हैं कि रिटर्न और रिस्क दोनों के बेसिस पे? ऑफ कोर्स दोनों के बेसिस पे। तो दोनों ही केस में रिटर्न सेम है 7.86, दोनों ही केस में रिटर्न सेम है 7.86, पर रिस्क किसमें कम है? रिस्क किसमें कम है? दोनों ही केस में रिटर्न सेम है 7.86, बट रिस्क किसमें कम है? रिस्क किसमें कम है? ये तो दिख रहा है साफ साफ, रिस्क किसमें कम है? सर ट्रेजरी बिल में रिस्क कम है ना, ट्रेजरी बिल में, तो जाहिर है सिंस गेन सेम है और रिस्क यूरोप टी बिल में कम है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? यूरोप के टी बिल में इन्वेस्ट करना चाहिए, यूरोप के टी बिल में इन्वेस्ट करना चाहिए, यूरोप के टी बिल में, यूरोप के टी बिल में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मल्टीपल चॉइस कैसे दिए है। क्वेश्चन था, आफ्टर कन्वर्टिंग बोथ इन्वेस्टमेंट बैक टू INR एट द 6-month फॉरवर्ड रेट, what is the gain under each option and which investment should be chosen? आपको दिख गया होगा कौन सा आंसर है, आपको दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन आंसर है। यही तो बेस्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस का। ओके, तो ए इज द आंसर। बोथ ऑप्शंस में 207.8 अप्रॉक्स आ रहा है, गेन करीब 7.8 है। होपफुल लिमिटेड इज इन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न वाइज दोनों सेम है, बट ट्रेजरी बिल यूरो इज प्रेफर्ड एज इट इज रिस्क फ्री। ओके, 3 का ऑप्शन नंबर ए। ड्राइव पे तो लिखा रहेगा, वैसे आप लिख सकते हैं, प्लीज कॉपी में लिख सकते हैं, कॉपी में आप लिख सकते हैं कि ये जो सम किए हैं, दिस इज पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 53 लिख लीजिएगा। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 53 था ये वाला जो सम किए हम लोग, ये पेज 47 क्वेश्चन 53। नहीं भी लिखेंगे तो ड्राइव में लिखा हुआ रहेगा, पेज 47 क्वेश्चन नंबर 53। अब कोई बोलेगा सर मेरे पास बुक आया नहीं है, कोई बात नहीं, जब बुक आएगा तब आप ध्यान दे दीजिएगा। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 53 रीसेंट एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, ऑफ कोर्स बुक 1 वॉल्यूम 1
पेज 47 क्वेश्चन नंबर 53। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने जैसे कराया ना दैट इज फाइन, बट हमें देखना है कि इंस्टीट्यूट ने हौले हौले स्टेप वाइज कैसे किया है, वो आप हौले हौले स्टेप वाइज देख सकते हैं। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, पेज 47 क्वेश्चन 53। आज का जब ड्राइव शेयर होगा तो ड्राइव में मैं इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन भी साथ में डाल दूंगा, ड्राइव में इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा जिसके पास किताब नहीं पहुंची है। ओके, जैसे बादल के पास नहीं पहुंची है तो बादलों के तरफ से किताब आपके पास पहुंच रही है, बादल मजाक कर रहा हूं, सॉरी। तो इन दैट केस यू विल गेट इट। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या इस क्वेश्चन में कन्वर्जन काम आया? क्या इस क्वेश्चन में कन्वर्जन काम आया? डिवाइड मल्टीप्लाई काम आया क्या? अंजलि बोल रही नॉट रिसीव द बुक। अंजलि इट्स ओके, वही तो बताए कि बुक जो है वो आपके पास पहुंच रही है, तब तक आप ड्राइव देखिएगा, ड्राइव में क्वेश्चन शेयर्ड रहेगा, एक बार वहां से रेफर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, पेज 47 क्वेश्चन 53 वॉल्यूम नंबर 1 में है, मैंने बता भी दिया, ड्राइव पे लिखा रहेगा। ड्राइव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सीक्रेट, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब इस सब में कन्वर्जन काम आया ना, जो कन्वर्जन सिखा रहे थे। कन्वर्जन के बिना फॉरेक्स हो ही नहीं सकता है। प्रवीण मोदी is saying received wrong book, there is no question in page 47 and 53, kindly help और चेंज द बुक। तो प्रवीण अभी तो मेरे को पता नहीं है कि क्या रॉन्ग बुक है क्या नहीं है। आप डेफिनेटली प्लीज, आपको मेल जो गया था तो उसमें सौम्य नाम का एक नंबर मिला होगा, सौम्य का नंबर, उस फोन नंबर पे या जो टेलीग्राम का नंबर मैंने शेयर किया है उस पर डाल दीजिएगा कि रॉन्ग बुक मिली है। वी आर वेरी वेरी सॉरी अगर ऐसा कुछ हुआ है। खैर आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा बिकॉज ड्राइव पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो और बुक रिप्लेस हो जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी। और अगर कोई पहले दूसरा बैच ज्वाइन कर रखा था और कन्वर्ट करवाया है तो मैंने बोल ही दिया कि उस बंदे को या तो हम लोग सॉफ्ट कॉपी देंगे, ठीक है। अगर आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए, पुराना बुक मिला था अब नया बुक भी चाहिए, तो इन दैट केस नए बुक का एक नॉमिनल अमाउंट का पेमेंट होगा। आई थिंक 700 करीब चार्ज कर रहे होंगे 3 बुक का मिला के, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस, ठीक है। ये मैंने बता दिया था। ओके, तो अभी मैं इंडिविजुअली क्या हुआ आपके साथ प्रवीण वो देख नहीं सकता हूं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक बार वापस पीछे आते हैं और ऐसा ही एक क्वेश्चन और एक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना चाहेंगे या चाहेंगे कि मैं करके दूं? सेम टू सेम क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना चाहेंगे या चाहेंगे मैं आपको करके दूं? टेल मी प्लीज, ये क्वेश्चन आप खुद करना चाहेंगे या चाहेंगे मैं आपको करके दूं? सेम क्वेश्चन बता दिया। देखो यहां पे भी दो जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो जापान में शेयर मार्केट में और या फिर यूएस में फिक्स्ड इनकम में, ठीक है। जापान में शेयर मार्केट में या यूएस में फिक्स्ड इनकम में। तो ये वाला क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा आपसे, आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में भी शेयर होगा और जो बुक है उसका भी पेज नंबर लिखा हुआ रहेगा। ये बुक का पेज नंबर खोजने में दिमाग लगा रहा नहीं हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कॉपी में लिख लो, सेम क्वेश्चन टू बी ट्राइड एट होम, सेम क्वेश्चन टू बी ट्राइड एट होम, केस सिनेरियो 2, सिमिलर क्वेश्चन टू बी ट्राइड एट होम, केस सिनेरियो 2, एंड 100% राइट होने वाला आपका, तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ चोमो क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, आइए जोश में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है? ये सिंगल मल्टीपल चॉइस है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है? आई एम वांटिंग एवरीबडी टू रिप्लाई अग्रेसिवली। यस, जयेश, श्याम सुंदर, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 39,900, बिकॉज जीबीपी का ही रेट था और जीबीपी का ही अमाउंट था, तो मल्टीप्लाई कर दिए 1.33 से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यस प्लीज। $80,000 डिवाइड बाय 184.15, क्योंकि रेट यूरो का है जबकि अमाउंट दिया है येन, येन का तो रेट ही नहीं है, डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलती मत करना प्लीज, गलती मत करना, किसा बाई चांस मिस्टेक हो गया। नो क्वेश्चन ऑफ मिस्टेक। वेरी गुड, सबका राइट है ऑप्शन नंबर सी। सर ये दाम तो यूरो का है जबकि कन्वर्ट करना है 40,000 यूएसडी, तो यूएसडी का दाम ही नहीं है, डिवाइड होगा। ओके, राजेश का रॉन्ग हुआ है। राजेश केवल आपका रॉन्ग हुआ है, राजेश केवल आपका रॉन्ग हुआ है, बाकी सबका राइट है। सोचिए क्यों हो रहा है रॉन्ग। ये रेट किसका है? यूरो का रेट है। और 40,000 क्या है? यूरो है क्या? अगर 40,000 यूरो होता तो यूनिटरी मेथड 1 यूरो इतना, तो 40,000 कितना, 40,000 इंटू दैट। पर ये तो यूएसडी है और यूएसडी का रेट ही नहीं है, तो डिवाइड होगा। राजेश, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया अपना भारतीय रुपया। ये तो लोग पैट्रियोटिक फीलिंग से राइट कर देगा कि रुपया 5,000 को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो कमी तो बनेगा। सॉरी, डॉलर है, डॉलर कन्वर्ट करें रुपया में तो 5,000 इंटू 94.26। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सर ये तो बहुत आसान है ये सब तो। हाँ, तो कौन सा एग्जाम में आता है ये? तो करवा क्यों रहे हैं? जिससे कि डिवाइड मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस हो जाए। यस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड मल्टीप्लाई को लेके लोगों का, बंगाली में बोलते आस्ते बौछौर आबार हॉबे, एक बार बैठना पड़ता है वापस से एग्जाम में, अपने नहीं चाहते अपने साथ हो। येन 5 लाख येन दिया जबकि येन का रेट ही नहीं है, तो डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी। पाउंड का रेट है, पाउंड ही कन्वर्ट करना है, तो 500 इंटू दिस। ऑप्शन नंबर डी। यस, ये वाला। $15,000 डिवाइड बाय 0.9331। 15,000 डिवाइड बाय 0.9331 डिवाइड होगा, बिकॉज ये रेट यूएसडी का है जबकि अमाउंट सीएचएफ है। ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, सेम सेम है, छोड़ रहे हैं एक बार, छोड़ रहे हैं, ये भी छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ओके, तो डिवाइड मल्टीप्लाई आप लोग को आ गया है। आई एम श्योर डिवाइड मल्टीप्लाई समझ में आ गया। सर डिवाइड कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं? उल्टा पुल्टा करेंसी। डिवाइड मल्टीप्लाई इज क्लियर।
आपने ये भी देख लिया कि एग्जाम में किस तरह का सम आ सकता है, बड़ा सम, कहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ या यहाँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिकन्वर्ट करते हैं। एक सम होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, सिमिलर सम जैसा आपने किए वैसा, तो आप वहां बुद्धि लगाएंगे आपसे हो पाता है क्या, करेक्ट है। अब है बिड आस्क। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन विथ बिड आस्क। सुनिएगा, तो अपने ये बोलना चाह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है ना, एनएससी बीएससी, उसमें जितने लोग बाई करना चाहते हैं स्टॉक, वो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और जितने लोग सेल करना चाहते हैं वो लोग भी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। एंड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है एनएससी बीएससी का, जो लाइन में उनको सामने रखता है जिन लोग का बाइंग में सबसे हाईएस्ट भाव है, सेलिंग में सबसे लोएस्ट भाव है। स्टॉक मार्केट में अलग तरीके का सिस्टम है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन ओवर द काउंटर मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी अगर वर्ड सुना हो तो कभी, इज एन ओवर द काउंटर मार्केट। एक बार वर्ड पे ध्यान दे, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। काउंटर, काउंटर मतलब आप बैंक के काउंटर में गए, आप एसबीआई के काउंटर में गए और एसबीआई के काउंटर में जाके आपने पूछा भाई रूपी डॉलर का भाव क्या बता, रूपी डॉलर का भाव क्या है बता, आपने एसबीआई से पूछा। एसबीआई ने बोला रूपी डॉलर का भाव है 94.20 ऑब्लिक 95.10, 94.20 95.10, बैठ पा रहा है, 94.20 ऑब्लिक 95.10, 94-20 95-10, जिन लोग को हिंदी पसंद है, 94.20 95.10। एक बार मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे जिससे अपना कम्युनिकेशन हो सके। SBI is quoting rupee per dollar ये रेट देख लीजिएगा। तो ये रेट ऑब्वियसली किसका है सर, डॉलर का है। डॉलर इज द बेस करेंसी। एक डॉलर इक्वल टू 94.2 रुपीज या फिर 95.1 रुपीज। एसबीआई इज द डीलर, इसको बोलते हैं मार्केट मेकर, यानी ये बाजार क्रिएट कर रहा है। कैसे? एसबीआई बाई करने को तैयार है, एसबीआई रेडी टू बाय डॉलर, एसबीआई रेडी टू सेल डॉलर। तो हम लोग इस रेट को बोलते हैं बिड रेट, इस रेट को बोलते हैं आस्क रेट और ऑफर रेट। टेक योर टाइम। तो आप अपने आप को एसबीआई इमेजिन करो, एसबीआई दुकान खोल के बैठ गया डॉलर का, बोला जिसको जिसको डॉलर हमसे, जिसको जिसको डॉलर हमें बेचना है आ जाओ, हम उनसे खरीदने तैयार है 94.2 पे। एसबीआई बोल रहा है मैं डॉलर खरीद लूंगा किसी से भी 94.2 पे, आओ मेरे को बेचो। एंड एसबीआई बोल रहा है कोई भी डॉलर खरीदने जा रहा है, खरीदना चाह रहा है तो आ जाओ, मैं बेचने तैयार हूं 95.1 पे। SBI is ready to buy at 94.2, SBI is ready to sell at 95.1। तो सर SBI तो यहां पे कमा लेगा 90 पैसा, बिकॉज SBI खरीदेगा 94.2 पे, बेचेगा 95.1 पे, तो SBI 90 पैसा कमा लेगा पर डॉलर। ये क्लियर है? ऋतिक, अरुण, अभिषेक, जीत, सर SBI जो है वो लोगों से 94.2 पे डॉलर खरीदेगा और दूसरे लोगों को 95.1 पे डॉलर बेचेगा, तो फॉर एवरी डॉलर एसबीआई 90 पैसा कमा लेगा। ये क्लियर है क्या? तो जाहिर है वो ये दुकान खोल के बैठा है कमाने के लिए ना। ये जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। ये जो डिफरेंस है बिड रेट और आस्क रेट के बीच में, उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। गैप, गैप को स्प्रेड बोलते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि जो आस्क रेट है
वो बिड रेट से कम होगा, यानी एसबीआई कोट करेगा 94.20/93.10। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि आस्क रेट जो है 95.1 के बदले 93.1 होता? क्या ये संभव है कि आस्क रेट बिड रेट से कम है? कोई हालत में संभव नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है, कोई भी हालत में पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आस्क रेट हमेशा बिड रेट से ज्यादा होगा। ओके, आस्क रेट हमेशा बिड रेट से ज्यादा होगा, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। ये क्यों बोला? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, एक बार भूल के मिस प्रिंटिंग कर दिया था। और रेट कैसे दिया था देखिएगा, इंस्टीट्यूट ने भूल के एक बार रेट ऐसे दे दिया था, देखिएगा, डॉलर पर पाउंड, और रेट दिया था 1.7320/1.6850। तो ये तो गलत रेट है। इंस्टीट्यूट ने एक बार रेट ऐसे दे दिया था 1.7320 1.6850 इंस्टीट्यूट ने। तो इन दैट केस ऑब्वियसली स्टूडेंट को समझना था कि ये रेट 1.6850 है, 1.7320 है। सर पर ये तो गलत बात है, इंस्टीट्यूट ऐसे क्यों करता है? तो वेलकम टू एएफएम बोलना भूल गया, एएफएम का बड़ाई करना तो भूल ही गया शुरू में। एएफएम पेपर में, एएफएम के स्टडी मैट में, एएफएम के आरटीपी में, एएफएम के हर जगह मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स है। एएफएम के पेपर में भर भर के मिस्टेक्स है, भर भर के गलतियां है, क्वेश्चंस एम्बिगुअस है। ओके, इसका मतलब आपका मार्क्स केवल इस पे डिपेंड नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, आपका मार्क्स इस पे भी डिपेंडेंट है कि जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस है, एम्बिगुअस आंसर्स है, उनको आप कितना बैठा के गए हैं। सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनते हुए, सुनना पड़ेगा। एएफएम के पेपर्स में मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स है, वो जो मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में, उसको बैठा के जाना पड़ेगा। बैठाना माने समझते हो? समझ के नहीं, बैठा के। उनको बोलते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चंस। और हम लोग का एडवाइस होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के सुबह, जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह पहले एम्बिगुअस क्वेश्चन को देख के जाना चाहिए, एम्बिगुअस क्वेश्चन मार्क रहने चाहिए। तो मैं हमेशा क्लास में एम्बिगुअस क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, उसका अलग से लिस्ट भी दे दूंगा। तो आप वो क्वेश्चंस को जरूर लास्ट डे देख के जाएंगे, बिकॉज जो आदमी बैठाता है ना वो याद नहीं रहता है, जो आदमी समझता है वो याद रहता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो शिवराज बोल रहा है इन दिस एम्बिग्विटी पीपल स्कोर्ड 100, हाउ इज दिस अचीवेबल? समझ के एंड बैठा के, समझ के एंड बैठा के। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि सीए में सब चीज समझ समझ के ही जाते हैं। आधा 50% ऑफ द करिकुलम सीए का तो बैठा के ही जाते हैं। ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, 50% ऑफ द करिकुलम थियरी प्रैक्टिकल सीए का बैठा के ही जाते हैं। गलत बात यह है कि गलती चीज बैठा के जाना पड़ेगा, समझ गए? एनीवेज ये यथार्थ है, मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन साउंड करेगा कि सर इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने जस्ट बता दी है। तो एक बार ऐसे आया हुआ है, सर आप हाइप कर रहे हैं, आप दिखाएंगे कब आया हुआ है? मैं बुक में दिखा दूंगा आपको जब उस टॉपिक में जाएंगे जहां गलती आ गया था। तो आस्क रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बिड रेट। एनीवेज पीछे आते हैं। तो अपने बात कर रहे थे 94.20 95.10। सम्स करते समय कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। तो अगर आप कस्टमर एसबीआई के पास गए डॉलर खरीदने, तो आप कौन से रेट पे डॉलर खरीद पाएंगे? आप एसबीआई के काउंटर में गए डॉलर खरीदने, तो आप डॉलर कौन से रेट पे खरीद पाएंगे? जयेश सोलंकी का रॉन्ग है, बाकी सबका राइट है। जयेश सोलंकी का रॉन्ग है, बाकी सबका राइट है। आपको 95.1 पे खरीदना पड़ेगा।
आपको 95.1 पे खरीदना पड़ेगा। ओके 95.1 पे, बिकॉज आप खरीद रहे हैं तो एसबीआई बेच रहा है। आप खरीद रहे हैं डॉलर तो एसबीआई बेच रहा है, और एसबीआई ऊपर दाम पे बेचेगा। तो जयेश बोल रहा है यस सर, नाउ आई अंडरस्टूड। सर मैंने बोला नहीं, मैं आपके मन का समझ गया। ठीक है, तो 95.1 पे आप खरीद पाएंगे बिकॉज एसबीआई आपको ऊपर दाम पे बेचेगा। एंड अगर कोई डॉलर बेचना चाहता है एसबीआई को तो कौन से रेट पे बेच पाएगा? 94.2 पे। कस्टमर कैन सेल डॉलर at 94.2। ओके, तो कस्टमर बेचने जाएगा डॉलर तो 94.2 पे बेच पाएगा, कस्टमर खरीदने जाएगा तो 95.1 पे खरीद पाएगा। ऑब्वियस है, हर जगह ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, तो बिड आस्क स्प्रेड इज अ कॉस्ट फॉर द कस्टमर। बेचारा सफर कर रहा है, खरीद रहा है तो ज्यादा दाम लग रहा है, बेच रहा है तो कमती मिल रहा है। शेयर मार्केट में भी यही होता है। तो जो 90 पैसा का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अपने को कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। श्याम सुंदर जी आस्किंग डीलर के बाद क्या लिखा है? डीलर के बाद लिखा है मार्केट मेकर। ओके, बाजार बना रहा है ना डॉलर में, बिड आस्क रेट कोट करके दुकान खोला है, तो इज अ मार्केट मेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेट में, जैन हम धीरे धीरे बता पाएंगे, लेट मी टेक माई टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज रेट में कौन सा बेस करेंसी है? इस सब में कौन सा बेस करेंसी था? किसका भाव था ये? सबसे इंपॉर्टेंट है सब में कौन सा बेस करेंसी है? इस कोटेशन में कौन सा बेस करेंसी था? डॉलर। डॉलर इज द बेस करेंसी। तो कस्टमर अगर बेस करेंसी खरीद रहा है तो अपने को आस्क रेट चुनना है, और कस्टमर अगर बेस करेंसी सेल कर रहा है तो अपने को बिड रेट चुनना है। कस्टमर आस्था ने गलत बोला, आस्था ने बोला बेस करेंसी रूपी था, आस्था ने गलत बोला, बाकी सब जन करेक्ट बोले हैं। आस्था प्लीज कम ओवर, बेस करेंसी डॉलर है, रूपी पर डॉलर, पर डॉलर, डॉलर का दाम। आस्था डॉलर का दाम है। कस्टमर अगर बेस करेंसी खरीद रहा है तो 95.1, कस्टमर अगर बेस करेंसी बेच रहा है तो 94.2। और लोगों को सुनाई क्या देता है? सुन लेना, लोगों को सुनाई देता है कि कस्टमर खरीद रहा है तो 95.1, बेच रहा है तो 94.2। मैंने नहीं बोला ये बात, मैंने बोला कस्टमर अगर बेस करेंसी खरीद रहा है तो 95.1 और बेस करेंसी बेच रहा है तो 94.2। बताइएगा, देखते हैं कौन बता पाता है। आस्था एसबीआई के पास गई 5 लाख रुपया बेचने, कितना डॉलर मिलेगा? आस्था 5 लाख रुपया लेके एसबीआई के पास गई, 5 लाख रुपया बेचने, कितना डॉलर मिलेगा? लेट मी सी हु कैन आंसर करेक्टली। आस्था 5 लाख रुपीज लेके एसबीआई के पास गई, डॉलर में कन्वर्ट करने कितना डॉलर मिलेगा? आस्था 5 लाख रुपीज लेके गई है एसबीआई के पास, तो कितना डॉलर मिलेगा? अलग अलग आंसर्स आना चालू हो गया है। आस्था 5 लाख रुपीज लेके गई है, आस्था तो बता ही नहीं रही है, बाकी लोग बता रहे हैं, आस्था ने ही बताया है। ठीक है, तो अपने स्टोरी में जब आस्था 5 लाख रुपीज लेके गई है बैंक के पास, तो आस्था डॉलर बाई कर रही है कि सेल कर रही है? आस्था जब 5 लाख रुपया लेके गई है बैंक के पास तो डॉलर बाई कर रही है कि सेल कर रही है? ये बता दो। आस्था जब 5 लाख रुपया लेके गई है बैंक के पास तो डॉलर क्या कर रही है? बाई या सेल? डॉलर, डॉलर क्या कर रही है? बाई या सेल? डॉलर बाई कर रही है, इसका मतलब रेट लगेगा 95.1।
रेट लगेगा 95.1, तो जिसने भी 94.2 लगाया उनका रॉन्ग आंसर है। रेट लगेगा 95.1, रेट लगेगा 95.1। आस्था 5 लाख रुपया लेके गई थी, तो रुपया दे रही है, डॉलर खरीद रही है, तो डॉलर खरीदने का रेट है 95.1। 5 लाख डिवाइड बाय 95.1, ऋतिक चोपड़ा ने रॉन्ग बोला है। 5 लाख डिवाइड बाय 95.1, 5257.62, दैट इज द आंसर। 5257.62, 5257.62। तो आप लोग सबका रॉन्ग क्यों हुआ था? बिकॉज आप लोग को यह सुनाई दिया कि आस्था 5 लाख रुपया सेल करने गई है। रुपया पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको ध्यान देना है बेस करेंसी पे। बेस करेंसी क्या है? डॉलर। रुपया बेच रहे मतलब डॉलर खरीद रहे हैं, आपको बेस करेंसी पे ध्यान देना है। रुपया बेच रहे मतलब डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे मतलब 95.1। तो 5 लाख डिवाइड बाय 95.1, 5 लाख डिवाइड बाय 95.1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेस करेंसी पे ध्यान देना है। एंड यू विल फाइंड, मैं ये चिल्लाता रहूंगा नेक्स्ट क्लास तक कि बेस करेंसी पे ध्यान देना है कि डॉलर क्या करने गए हैं। लिखा रहेगा रुपया बेचने गए हैं, रुपया बेचने मतलब डॉलर खरीदने। तो रेट 95.1 और डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप लोग को पता ही है कि सर ये रेट डॉलर का है क्योंकि 5 लाख रुपया है, तो डिवाइड करेंगे। तो 5257.62, 5257.62। सर लग रहा है समझ में आ रहा है पर पूरा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाइए ना। पहले लिखा तो दे। आस्था अप्रोचेस SBI to sell rupees 5 lakh how much dollar will she get? Astha approaches SBI to sell rupees 5 lakh. How much dollar will she get? आस्था इज बाइंग डॉलर, ये फोकस है। Therefore 95.1, therefore 5 lakh divide by 95.1 equal to 5257.62 dollars. ओके, आस्था इज बाइंग डॉलर, उस पर ध्यान देना। रुपया बेच रही है उस पर ध्यान नहीं देना है, बेस करेंसी पे ध्यान देना है। Next example. Citibank is quoting. तो Citibank कोट कर रहा है NZD पर AUD 0.6750 ऑब्लिक 0.6810, NZD पर AUD 0.6750 ऑब्लिक 0.6810, NZD पर AUD 0.6750 ऑब्लिक 0.6810। Customer approaches Citibank to buy New Zealand dollar 50,000, full stop. How much AUD required? Customer approaches Citibank to buy New Zealand dollar 50,000, तो कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिएगा? कस्टमर अप्रोचेस Citibank टू बाय न्यूजीलैंड डॉलर 50,000, तो कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिएगा? देखो 4 ही आंसर पॉसिबल है,
या तो आंसर है 50,000 इंटू 0.6750 या 50,000 डिवाइड बाय 0.6750 या 50,000 इंटू 0.6810 या 50,000 डिवाइड बाय 0.6810। चार में से एक आंसर है। डिवाइड तो होगा ही, क्योंकि रेट जो है एयूडी का है, रेट एयूडी का है और ये अमाउंट न्यूजीलैंड डॉलर है, तो डिवाइड तो होगा ही। तो जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है उसका तो रॉन्ग, क्लियर कट रॉन्ग। तो अब दो आंसर बचे, या तो डिवाइड बाय 0.6750 या डिवाइड बाय 0.6810। वो डिपेंड करता है कि एयूडी कस्टमर क्या करना चाह रहा है, एयूडी कस्टमर क्या करना चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो लिखा है कस्टमर अप्रोच किया सिटी बैंक को टू बाय न्यूजीलैंड डॉलर। हमको न्यूजीलैंड डॉलर नहीं सोचना है, हमको ऑस्ट्रेलियन डॉलर सोचना है। तो कस्टमर अगर न्यूजीलैंड डॉलर बाई कर रहा है मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल कर रहा है, बेस करेंसी सेल कर रहा है, कस्टमर बेस करेंसी सेल कर रहा है, तो बिड रेट आंसर है 50,000 डिवाइड बाय 0.6750। आंसर है 50,000 डिवाइड बाय 0.6750। 50,000 डिवाइड बाय 0.6750। काफी जन का रॉन्ग हुआ है। आंसर है 50,000 डिवाइड बाय 0.6750। टेक योर टाइम। कैसे समझेंगे? डिवाइड या मल्टीप्लाई क्लियर है क्या? ये डिवाइड होगा, ये क्लियर है क्या? बिकॉज अभिषेक अग्रवाल ने मल्टीप्लाई किया था। ये डिवाइड होगा, ये क्लियर है क्या? अगर क्लियर करना है केवल एक ही तरीका है, बेस करेंसी पे ध्यान दो। सर ये रेट किसका है? सर ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है। और अमाउंट किसका दिया है? न्यूजीलैंड डॉलर का। तो डिवाइड होगा। अब डिवाइड या तो 0.6750 से होगा या 0.6810 से होगा। वो डिपेंड करता है कस्टमर एयूडी क्या कर रहा है। अगर कस्टमर एयूडी बाई कर रहा है तो 0.6810, अगर कस्टमर एयूडी सेल कर रहा है तो 0.6750। अगर कस्टमर एयूडी बाई कर रहा है तो 0.6810, अगर कस्टमर एयूडी सेल कर रहा है तो 0.6750। तो सर इस सम में कस्टमर न्यूजीलैंड डॉलर बाई कर रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर, इसका मतलब एयूडी क्या कर रहा है? सेल, इसलिए 0.6750। The only way of doing it correct is by focusing on the base currency. 100% राइट होने का तरीका केवल एक ही है, फोकस ऑन द बेस करेंसी। पहले बेस करेंसी को सर्कल कर लो जिससे तुम्हारा फोकस उस पे जाए। सर्कल करके अमाउंट देखो, क्या अमाउंट बेस करेंसी है? न्यूजीलैंड डॉलर 50,000 है, नहीं है तो डिवाइड होगा, पता चल गया। अब कौन सा रेट लें? उसके लिए जो तुम सर्कल किया है एयूडी, सोचो ये कस्टमर एयूडी खरीदने गया है कि बेचने गया है? एयूडी खरीदने गया है कि बेचने गया है? सर ये तो न्यूजीलैंड डॉलर खरीदने गया है, मतलब एयूडी बेचने गया है, इसलिए बिड रेट। आस्था क्या हाल है? आस्था क्या हाल है? आई एम अज्यूमिंग हाल ठीक है। चलो हाल चेक करते हैं। एग्जाम्पल 1 CHF इक्वल टू KWN 0.8690/0.8740। सर मेरे को पता नहीं CHF कहां का है, KWN कहां का है, पता करना भी नहीं है। कार्तिक बोल रहा है मतलब हमें सोचना है बैंक का क्या एक्शन रहेगा? एकदम भी नहीं सोचना है। बैंक के बारे में मैं सोच रहा ही नहीं हूं। मैं पूरा का पूरा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बैठा लिया हूं। सर पर मेरा मन है डबल डबल सोचने का, तो अलग बात है। बैंक के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए। तो ये रेट है
सबसे पहले इसमें बेस करेंसी को सर्कल कर लो। हम कसम खाते हैं CHF के बारे में सोचेंगे। अगर CHF खरीदेंगे तो 0.8740, अगर CHF बेचेंगे तो 0.8690, कस्टमर अगर CHF खरीदेगा तो 0.8740, कस्टमर अगर CHF बेचेगा तो 0.8690। वैसे CHF इज स्विस फ्रैंक, KWN इज साउथ कोरियन वॉन। सर ये जानना जरूरी है क्या? एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। कस्टमर wants to sell 50,000 CHF. How much KWN received? Customer wants to sell 50,000 CHF. How much KWN received? आस्था का रॉन्ग हो गया है। पहले डिवाइड मल्टीप्लाई सोच लो। सर ये CHF का रेट है और सर ये भी CHF है तो मल्टीप्लाई होगा। आस्था वहीं पे तुम्हारा रॉन्ग हो गया। बेस करेंसी CHF है, उसी का अमाउंट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा। तो आस्था तुम्हारा वहीं पे रॉन्ग हो गया है, तुमने डिवाइड किया था। ठीक है सर, मल्टीप्लाई होगा तो या तो आंसर होगा 50,000 इंटू 0.869 और यह आंसर होगा 50,000 डिवाइड इंटू 0.8874, या तो इंटू 0.869 या इंटू 0.874। कौन सा डिपेंड करता है? कस्टमर CHF खरीद रहा है कि CHF बेच रहा है? तो कस्टमर CHF बेच रहा है, 0.8690 से मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 0.8690, 50,000 इंटू 0.8690। सर मैं कंफ्यूज हो रही हूं, कैसे सोचना है? केवल एक ही तरह से सोचना है, बेस करेंसी पे फोकस करके। सर डिवाइड या मल्टीप्लाई कैसे पता चलेगा? आस्था बोल रही है मैंने तो 0.8690 सही सोचा था पर मैंने डिवाइड कर दिया। क्यों? CHF बेस करेंसी और CHF का ही अमाउंट है तो मल्टीप्लाई होगा, यूनिटरी मेथड। एक CHF इतना तो 50,000 कितना, 50,000 इंटू दैट। जो बेस करेंसी अगर उसी का अमाउंट है तो मल्टीप्लाई होगा। ये पहले किए थे हम लोग। आज जो लाइन से 11 क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस में जिसपे आप सब राइट कर रहे थे, उसके बाद कौन सा रेट चुनेंगे? वही जो बेस करेंसी CHF है उसको अगर कस्टमर बाई कर रहा है तो 0.874 और बेस करेंसी CHF को कस्टमर सेल कर रहा है तो 0.869। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं ना। आओ चलो बताओ आंसर। जब मैं आपसे शेयर करूंगा ये फाइल तो मैं ऑप्शंस चेंज करने वाला हूं कि महा ही फालतू ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस वैसे देने चाहिए थे जिससे डिवाइड से भी आंसर आता, मल्टीप्लाई से भी। तो मैं जब आपसे शेयर करूंगा फाइल तो ऑप्शंस चेंज करूंगा। तो पाउंड बाई करना है। पहला बात है बेस करेंसी कौन सा है? पाउंड। अमाउंट कौन सा दिया है? पाउंड। इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा तो या तो इससे मल्टीप्लाई या इससे मल्टीप्लाई। बेस करेंसी पाउंड बाई करना है तो इससे मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 1.3329, 40,000 इंटू 1.3329, 40,000 इंटू 1.3329, 40,000 इंटू 1.3329। हमें जब कस्टमर को जब बेस करेंसी बाई करना है तो आस्क रेट, बेस करेंसी सेल करना है तो बिड रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग होने का हाई चांस है, ध्यान से, रॉन्ग होने का हाई चांस है, ध्यान से। तो ये जीबीपी बेस्ड करेंसी है, पर ये अमाउंट दिया है डॉलर का, तो डिवाइड होगा। जीबीपी बेस्ड करेंसी है, अमाउंट दिया है डॉलर का, तो डिवाइड होगा। तो या तो डिवाइड बाय 1.3326 या डिवाइड बाय 1.3329, वो डिपेंड करता है जीबीपी क्या करना है। जीबीपी बाई करना है तो 1.3329, जीबीपी सेल करना है तो 1.3326। जीबीपी क्या करना है, जीबीपी 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 जीबीपी, तो सब में बोला है यूएस डॉलर सेल करना है, तो यूएस डॉलर सेल करना है मतलब जीबीपी बाई करना है, 1.3329 से डिवाइड होगा। ओके, यूएस डॉलर सेल करना है मतलब जीबीपी बाई करना है, तो 1.3329 से डिवाइड होगा। 40,000 डिवाइड बाय 1.3329, 40,000 डिवाइड बाय 1.3329, 40,000 डिवाइड बाय 1.3329। प्रॉब्लम कहां हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? प्रॉब्लम ये हो रहा है, आपने सेल वर्ड देखा और सेल वर्ड देख के आपको लगा लेफ्ट वाला रेट, अजहर खान। प्रॉब्लम कहां हो रहा है, आपने सेल वर्ड देखा और सेल वर्ड को देख के लगा आपको लेफ्ट वाला रेट, पर देख तो लो क्या चीज सेल। सेल बोल रहा है यूएसडी है, यूएसडी का रेट ही नहीं है, जीईपी का रेट है, तो यूएसडी सेल कर रहे माने जीईपी बाई कर रहे हैं। तो 40,000 डिवाइड बाय 1.3329, तो 30,009 आ रहा है। बोल रहा है वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है यार, पास वाला ले लो, ठीक है, शायद 30,009 आ रहा है, बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट दे देंगे तो इंस्टीट्यूट से मैच कैसे होगा? इंस्टीट्यूट में तो ये होने वाला है ना धंधा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा परफेक्शन से अपने क्वेश्चन सेट कर दूंगा तो तुमको इंस्टीट्यूट का टेस्ट कैसे मिलेगा? ओके, नेक्स्ट, अजहर खान ट्राई कीजिए। पहला तो डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, सब बताइए। डिवाइड की मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई? ये बेस करेंसी है और ये कन्वर्ट करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड होगा। अब यूरो बेस्ड करेंसी, यूरो खरीदना है तो 1.1562, यूरो बेचना है तो 1.1559। इन्वेस्टर वांट्स टू बाय यूएसडी, बाय पे ध्यान मत दीजिए, बाय यूएसडी मतलब क्या हुआ, सेल यूरो। बाय यूएसडी का मतलब हुआ सेल यूरो, बिकॉज हमें बेस करेंसी यूरो का सोचना है। तो 1.1559, 25,000 डिवाइड बाय 1.1559, 25,000 डिवाइड बाय 1.1559, 25,000 डिवाइड बाय 1.1559, ऑप्शन नंबर ए। 25,000 डिवाइड बाय 1.1559, 25,000 डिवाइड बाय 1.1559, नेक्स्ट। मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूं, यूरो, यूरो
मल्टीप्लाई होगा, यूरो बेस्ड करेंसी, यूरो को सेल करना है, बिड रेट 30,000 इंटू 1.1559, 30,000 इंटू 1.1559, 30,000 इंटू 1.1559, $20,000 खरीदना है तो 20,000 इंटू 84.12, 20,000 इंटू 84.12, $20,000 खरीदना है, 20,000 इंटू 84.12, $15,000 बेचना है, $15,000 बेचना है, 15,000 इंटू 84.05, 15,000 इंटू 84.05, ऑप्शन नंबर डी। €10,000 खरीदना है, 10,000 यूरो खरीदना है, पर यूरो का रेट नहीं है। 10,000 यूरो खरीदना है पर यूरो का रेट नहीं है। उधर से ही आदमी समझ जाता है, नॉर्मली ध्यान जा रहा है आस्क पे, पर होगा बिड और डिवाइड होगा। 10,000 यूरो खरीदना है मतलब जीबीपी बेचना है, 10,000 डिवाइड बाय 1.1558, 10,000 डिवाइड बाय 1.1558, 10,000 डिवाइड बाय 1.1558, 10,000 डिवाइड बाय 1.1558, क्योंकि जीबीपी बेस्ड करेंसी है, यूरो खरीदना है माने जीबीपी बेचना है। 10,000 डिवाइड बाय 1.1558। प्रॉब्लम ये हो रहा है आप बाई वर्ड के अंदर घुस जा रहे हैं। आप सोच रहे बाई बोला है मतलब ये रेट, रॉन्ग। बाई यूरो बोला है माने जीबीपी सेल, सिंपल चीज है। आप लोग केवल बाई सेल देख के तुक्का मार रहे हैं। $25,000 जीबीपी बेचना है, 25,000 जीबीपी बेचना है और जीबीपी का ही रेट है, तो जो बाया वाला फीलिंग आ रहा है 25,000 इंटू 1.1558, 25,000 जीबीपी बेचना है और जीबीपी का ही रेट है, झमेला ही नहीं है। तो 25,000 इंटू 1.1558, $50,000 बाई करना और यूएसडी का ही रेट है। 50,000 यूएसडी बाई करना और यूएसडी का ही रेट है, तो कुछ झमेला करना ही नहीं है। 50,000 इंटू 0.9334, 50,000 इंटू 0.9334। झमेला कब हो रहा है? जब नीचे में जो बाई सेल का करेंसी दिया है वो दूसरा सीएचएफ देता तो। ये आ गया झमेला,
यूएस एक्सपोर्टर के पास 80,000 CHF है, उसको कन्वर्ट करना है यूएसडी में, तो 80,000 CHF बेचना है। पर सर ये CHF का रेट नहीं है, यानी CHF बेचना है मतलब डॉलर खरीदना है, 0.9334 से डिवाइड। समझो झमेला कब हो रहा है, जब जो अमाउंट जिसे खेलना है ना वो दूसरा करेंसी दी है, बेस करेंसी नहीं दी है। तो CHF बेचना है मतलब डॉलर खरीदना है, मतलब 80,000 डिवाइड बाय 0.9334, 80,000 डिवाइड बाय 0.9334। समझ गए? तो क्लास में हमने किया है केवल कन्वर्जन, कि अमाउंट है, रेट है, कन्वर्ट कैसे करें। एक है विदाउट बिड आस्क और एक है विथ बिड आस्क। इसका आना जरूरी है। मल्टीपल चॉइस पे ऑप्शंस अच्छा नहीं था, मैं चेंज करने वाला हूं अभी शेयर करने के पहले, तो शेयर करने में टाइम लगेगा मेरे को, 12-1 बजे तक शेयर होगा, बिकॉज और एक क्लास है मेरा तुरंत। तो आपको वो आराम से ट्राई करना है कि आंसर कैसे मैच करे, कैसे सोचे। सर इसका जो रूल है वो लिखा हुआ दे सकते हैं क्या, जो रूल आप बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स लिखा हुआ देंगे, ड्राइव पे लिखा हुआ रूल रहेगा, ठीक है, कि डिवाइड या मल्टीप्लाई का रूल और बिड या आस्क का रूल लिखा हुआ रहेगा। बट एक्चुअली ये प्रैक्टिस पे है, लिखा हुआ से कुछ होगा नहीं, फिर भी दे देंगे। तो एक बार दोपहर के तरफ या शाम के तरफ या रात के तरफ ड्राइव को चेक कर लेना, तो रिवाइज भी हो जाएगा। आज जो हुआ वो शाम को रिवाइज हो जाएगा और कल सुबह आगे बढ़ेंगे। तो जो मल्टीपल चॉइस है, कन्वर्जन विदाउट बिड आस्क, कन्वर्जन विद बिड आस्क, उसका प्रैक्टिस करना है, सिंगल सिंगल MCQ का। और एक जो सम किए थे ना कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वैसा एक सिमिलर सम होमवर्क होगा, ठीक है। तो आपको ड्राइव देखना है एंड होप आप लोग कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सौम्य का नंबर मैं लिख देता हूं स्क्रीन पे, आपको कुछ भी तकलीफ है आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। यू कैन सेंड इट टू हिम, आई एम जस्ट टेलिंग यू द नंबर। जस्ट 1 सेकेंड। नाइन 967409345। ओके, वेरी सिंसियर गाय। ओके, सुबह से रात तक ही कीप्स ऑन हेल्पिंग, बिलीव मी। जितना हो सकता है अगला करता है। तो कम्युनिटी में अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं हुआ है, बुक्स अगर आपके पास नहीं पहुंची है, ठीक है, ड्राइव समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो आप उसको बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि आई हैव नॉट बीन ज्वाइन द कम्युनिटी, आई हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स AFM, ठीक है। तो आप उसको मैसेज कर दीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, कॉल करने का जरूरत ही नहीं है, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास। कोई भी क्लास मिस होने से नेक्स्ट क्लास अटेंड मत कीजिएगा, बिकॉज क्लासेस का डिपेंडेंसी प्रीवियस क्लास पे होगा, ठीक है ना। क्लास दोपहर तक अपलोड होगी 12-1 बजे तक। आपको मिडवे ज्वाइन नहीं करना चाहिए था नबिल, जहां पे मिडवे होता है ना वहां क्लास मत किया करो, बाद में कर लिया करो। सो दैट इज व्हाट वी आर एंडिंग। सी यू टुमारो, बाय।